हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान लेक्चर नंबर 25 होगा, जिसमें आज विजयनगर साम्राज्य को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब और किसके बीच में हुआ था। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इब्राहिम लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम सुल्तान थे। इस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, जो लुसेंट में यूनिट नंबर आपका 28 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। ये दो भाई थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और याद रखिए, जो विजयनगर ये शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर विजयनगर का शाब्दिक अर्थ आप याद रखिएगा, जीत का शहर। जीत का शहर जो अर्थ है वो किसका है? विजयनगर का अर्थ है। इसको जरूर आप याद रखेंगे। शाब्दिक अर्थ काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। राजधानी इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? राजधानी बनाई थी हम्पी। और हम्पी कहाँ पर पड़ता है? हम्पी पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे और राजधानी इन्होंने अपनी हम्पी बनाई थी। और हम्पी कहाँ पर पड़ता है? हम्पी पड़ता है आपका कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य के साक्ष्य यानी कि जो इसके खंडर मिले वो कहाँ पर मिले थे? तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर इसके खंडर मिले थे। और तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है? हम्पी में। और हम्पी कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। इसी तरीके से आप एक दूसरे को ऐड करके याद रखिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पर रिलेट करता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होती है। जैसे हम देखें, संस्थापक हरिहर और बुक्का राजधानी बनाई हम्पी को, और हम्पी में पड़ती है तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य के खंडर हमें मिले। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। और जीत का शहर किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? वो है विजयनगर का। इसको आप याद रखेंगे। विजयनगर की एक अपनी भाषा भी होती थी, और विजयनगर की अपनी एक भाषा थी। तो उस भाषा का नाम क्या था? वो एक तेलुगु भाषा होती थी। यानी कि विजयनगर के लोग जो भाषा बोलते थे वो तेलुगु भाषा बोलते थे। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की थी, या हम कहें कि किसके कहने पर की थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, उनके एक गुरु थे जिनका नाम था विधारण्य संत। संत विधारण्य जो थे हरिहर और बुक्का के गुरु थे, जिनके कहने पर, जिनके आशीर्वाद से विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि विधारण संत किसके गुरु थे? तो हरिहर और बुक्का दोनों के ही गुरु थे। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं टोटल 5 वंश इसमें आते हैं। 5 वंश कौन कौन से हैं, एक एक करके हम उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम वंश। और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है कि हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, उनके पिता का नाम भी संगम था। तो यहाँ पर देखिएगा, संगम वंश कब से कब तक चला? तो 1336 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक ये संगम वंश रहा। और संगम वंश विजयनगर साम्राज्य में 150 वर्ष तक चला। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा समय है जिसमें संगम वंश 150 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य में चला। तो यहाँ पर देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो हरिहर और बुक्का थे, उन्होंने ही अपने पिता के नाम पर एक वंश की स्थापना कर दी, संगम वंश। तो संगम वंश उन्होंने किसके नाम पर रखा? अपने पिता के नाम पर, क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था? संगम था। और इनमें से जो बड़ा भाई हरिहर था, उसने संगम वंश की गद्दी पर शासन करना शुरू कर दिया। यानी कि इनमें से बड़ा था कौन? हरिहर, जो संगम वंश की गद्दी पर बैठा। और हरिहर की एक उपाधि आप याद रखेंगे, महाराज।
क्या नाम है? महाराज। इस उपाधि को धारण करने वाला संगम वंश का शासक कौन था? तो हरिहर आप याद रखेंगे। और हरिहर कौन था? बुक्का का बड़ा भाई था। इनकी उपाधि महाराज। और हरिहर ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? हरिहर ने अपनी राजधानी बनाई थी अनेगोंडी और दूसरी राजधानी बनाई थी विजयनगर। इसने अपनी दो राजधानी बनाई, पहले अनेगोंडी और दूसरी बनाई विजयनगर। तो याद रखिएगा कि हरिहर की उपाधि क्या है? महाराज। और इन्हें अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? अनेगोंडी और विजयनगर को। हरिहर के बाद गद्दी पर बैठता है उसका छोटा भाई जिसका नाम था बुक्का। छोटा भाई कौन था? बुक्का था। और इसकी उपाधि बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसकी उपाधि है? वो उपाधि है बुक्का की। और बुक्का कौन है? हरिहर का जो छोटा भाई वो बुक्का है। और इन दोनों के पिता का नाम क्या है? संगम, जिसके नाम पर संगम वंश पड़ा। और संगम वंश का समय काल 150 वर्ष रहा, जो 1336 से 1486 रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें एक क्वेश्चन और मिलता है कि बुक्का ने पांड्य देश की राजधानी मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन जाता है कि बुक्का जो थे उन्होंने किस राजधानी को जीतकर जो विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था? नाम बताइएगा। तो नाम है मदुरई। मदुरई जो पांड्य देश की राजधानी थी मदुरई, उसको जीतने के बाद विजयनगर में शामिल कर लिया बुक्का ने। याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप देख लेंगे कि कौन सा ऐसा शासक जिसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? ऐसा कौन सा संगम वंश का शासक रहा? ऐसा कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक रहा जिसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? वो था बुक्का। बुक्का कौन थे? हरिहर के छोटे भाई, दोनों का पिता का नाम संगम, उन्हीं के नाम पर पड़ा संगम वंश। दोस्तों इनको आप कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चलें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। दोस्तों को शेयर जरूर करके चलें जिससे कि वो भी यहाँ पर आकर के पढ़ सके। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट से आप हमको पता लग जाता है कि आपका फीडबैक वीडियो के प्रति क्या है। तो चलिएगा अब देखिए आगे। इसके बाद जो बुक्का था, बुक्का के बाद गद्दी पर बैठता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय एक ऐसा संगम वंश का राजा था जिसने श्रीलंका पर ही विजय प्राप्त कर ली थी। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला संगम वंश का राजा कौन? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, इसको याद रखिए। और हरिहर द्वितीय ने जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली तो इसकी एक उपाधि पड़ गई। और उपाधि कौन सी थी? महाराजाधिराज। क्या उपाधि? महाराजाधिराज की उपाधि। और महाराजाधिराज की उपाधि संगम वंश में इसी के नाम थी, वो नाम था हरिहर द्वितीय। अब हरिहर द्वितीय के बाद बात करते हैं देवराय प्रथम की, क्योंकि हरिहर द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठा? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम के शासनकाल में एक यात्री जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था, उसको आप याद रखेंगे, नाम था निकोलो कांटी। निकोलो कांटी किसका नाम था? निकोलो कांटी एक यात्री था जो विजयनगर की यात्रा पर आया था। और किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब एक बात और याद रखिए कि निकोलो कांटी जो था वो कहाँ का निवासी था? निकोलो कांटी इटली का निवासी था। और इटली का निवासी कहाँ पर आया? विजयनगर यात्रा पर आया। किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। और उस समय कौन सा वंश था विजयनगर में? विजयनगर में उस टाइम पर संगम वंश था। इसको आप याद रखिए। अब देखिए
तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी कहाँ पर पड़ती है, हमने बताया था हम्पी में, और हम्पी कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। और यही वो तुंगभद्रा नदी है जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के खंडर हमें मिले हैं। देखिए, तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। और देवराय प्रथम ही एक ऐसा व्यक्ति जिसके शासनकाल में निकोलो कांटी भारत विजयनगर यात्रा पर आया, और विजयनगर यात्रा पर आने वाला कौन था, निकोलो कांटी, जो कि इटली का निवासी था। तुंगभद्रा नदी हम्पी में पड़ती है, और हम्पी पड़ता है कर्नाटक में, और ये वही जगह है जहाँ विजयनगर साम्राज्य के खंडर हमें मिले थे। इसी के साथ इसे हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया, यानी कि हरिद्र नदी कहाँ पर है, हरिद्र नदी भी विजयनगर में पड़ती थी, और इस पर भी इसने साथ साथ बांध बनवाया। तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी और हरिद्र नदी, इन दोनों पर बांध किसने बनवाया, देवराय प्रथम ने। और देवराय प्रथम जो था वो किस वंश का शासक था, संगम वंश का शासक था। अब देखिए, देवराय प्रथम के दरबार में एक कवि रहते थे। देवराय प्रथम जो थे उनके दरबार में एक कवि रहते थे। उन कवि का नाम था श्रीनाथ। क्या नाम था, श्रीनाथ। और श्रीनाथ जो है, आपको याद रखना है किसके दरबारी कवि, देवराय प्रथम के, और किस वंश में, संगम वंश में, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। किसने तुर्की सैनिकों की नियुक्ति की, तो देवराय प्रथम ही ऐसे शासक थे जिसने तुर्की सैनिकों की नियुक्ति अपने शासनकाल में कर दी। अब बात करते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय देवराय प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे, और सबसे पहले इनका क्वेश्चन ये आप याद रखिएगा कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा, संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे जो प्रतापी राजा बना, इसको आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन के बहुत जल्दी से आता है। इसके बाद जब ये संगम वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा बना, तो इसे कहा जाता था इमाडी देवराय। इमाडी देवराय किसको कहा जाता था, देवराय द्वितीय को। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता था, इमाडी देवराय। या क्वेश्चन ये बनेगा, इमाडी देवराय किसका दूसरा नाम था, तो देवराय द्वितीय का नाम था। आप देवराय प्रथम को मत लगा देना, वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, अब देवराय द्वितीय की उपाधि क्या थी, देवराय द्वितीय की उपाधि थी गजबेटकर। गजबेटकर क्या कहते हैं, गजबेटकर कहते हैं हाथियों का शिकारी जो होता है, यानी कि हाथियों का शिकारी गजबेटकर कहलाता है। और गजबेटकर किसकी उपाधि, देवराय द्वितीय की। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, सब याद हो गया होगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कोई बकवास नहीं, कोई थ्योरी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट वार करेंगे, हर एग्जाम को पार करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देवराय द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भी रहता था। राजदूत विजयनगर कौन आया, देवराय द्वितीय के दरबार में एक राजदूत आया, और वो फारसी राजदूत था, और फारसी राजदूत का नाम था अब्दुल रजाक। क्या नाम था, अब्दुल रजाक। तो देवराय द्वितीय के दरबार में कौन यात्री विजयनगर यात्रा पर आया था, तो वो राजदूत कौन था, अब्दुल रजाक। और अब्दुल रजाक कौन, कहाँ का राजदूत था, ये फारसी राजदूत था। इसको आप जरूर याद रखेंगे। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, तो देवराय द्वितीय के बारे में ही है कि ये इसने एक बहुत बड़ा काम किया था कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को शामिल किया था। और 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को शामिल करने के बाद इनके नाम एक रिकॉर्ड बन जाता है, एक इतिहास ही रच देते हैं। और इतिहास ये था कि संगम वंश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करने वाले राजा कौन बन गए, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करने वाले पहले ऐसे शासक जो संगम वंश में कभी नहीं हुए।
तो देवराय द्वितीय द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ भी था जिसका नाम था महानाटक सुधानिधि। महानाटक सुधानिधि और दूसरा ब्रह्मसूत्र। महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र ये किसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं? ये दोनों ही ग्रंथ देवराय द्वितीय के द्वारा लिखे गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि महानाटक सुधानिधि जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया? देवराय द्वितीय के द्वारा। और देवराय द्वितीय ने साथ में ब्रह्मसूत्र भी ग्रंथ लिखा था। और महानाटक सुधानिधि जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है जो कि देवराय द्वितीय के द्वारा रचित है। अब एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि किसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता था? तो प्रौढ़ देवराय किसको कहा? प्रौढ़ देवराय कहा मल्लिका अर्जुन को। किसको कहा? मल्लिका अर्जुन। और इसके बाद एक वंश आता है जो कि विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश जिसको कहा जाता है सालुव वंश। क्या कहा जाता है? सालुव वंश। और सालुव वंश 1486 से 1506 ईस्वी तक चला था। सालुव वंश 1486 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक चला, जिसके संस्थापक कौन? सालुव नरसिंह। सालुव नरसिंह इसके संस्थापक। और सालुव नरसिंह ने संगम वंश के अंतिम राजा, संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष की हत्या कर दी थी। और विरूपाक्ष की हत्या करने के बाद विजयनगर साम्राज्य में अपना एक दूसरा वंश स्थापित किया जिसका नाम था सालुव वंश। तो याद रखिए क्वेश्चन को कि विरूपाक्ष कौन थे? विरूपाक्ष संगम वंश के अंतिम शासक रहे। और संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष की हत्या किसने की? विरूपाक्ष की हत्या सालुव नरसिंह ने की थी। और सालुव नरसिंह के द्वारा कौन सा वंश स्थापित किया गया? सालुव नरसिंह के द्वारा सालुव वंश स्थापित किया गया। और सालुव नरसिंह ही सालुव वंश के संस्थापक कहलाए। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से रट गए होंगे, कभी भूलना मत, एग्जाम को तोड़ना है। अब यहाँ पर जो नरसिंह सालुव थे उनकी हत्या किसने की? तो जब नरसिंह सालुव यानी कि सालुव नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या की तो इनकी भी तो कोई हत्या कर सकता है। उनका नाम था इम्मादी सालुव। इम्मादी सालुव। और इम्मादी सालुव सालुव वंश के दूसरे शासक हुए। और जब इन्होंने नरसिंह की हत्या की तो दूसरे ने इनकी हत्या कर दी जिनका नाम था वीर नरसिंह। क्या नाम था? वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह ने जब इम्मादी सालुव की हत्या कर दी तो इम्मादी सालुव की हत्या करने के बाद सालुव वंश को समाप्त करके वीर नरसिंह ने एक वंश की स्थापना कर दी जो कि संगम वंश के बाद सालुव वंश, उसके बाद तीसरा कहलाया तुलुव वंश। क्या कहलाया? तुलुव वंश। तो तुलुव वंश ने जो है शासन किया 1506 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक वही जिसने इम्मादी सालुव की हत्या की, वो कौन थे? वीर नरसिंह। क्या नाम था? वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह ही इस वंश का सबसे महान शासक बन करके दूसरा शासक रहा। और पहला शासक कौन बन गया? कृष्णदेव राय। कौन बन गया? कृष्णदेव राय। तो दूसरा महान शासक वीर नरसिंह और पहला महान शासक बन गया कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो है वीर नरसिंह के बाद गद्दी पर बैठा। और वीर नरसिंह के बाद गद्दी पर 1509 में कृष्णदेव राय बैठ गया। और कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठा तो कृष्णदेव राय का एक सेनापति बना था जिसका नाम था सालुव तिम्मा। क्या नाम था? सालुव तिम्मा। और सालुव तिम्मा ही क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिए सालुव तिम्मा किसका सेनापति? देवराय
कृष्णदेव राय का। और कृष्णदेव राय किस वंश का राजा? तुलुव वंश। और तुलुव वंश किस साम्राज्य का वंश है? विजयनगर साम्राज्य। और याद रखिए, कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन यात्री विजयनगर आया था? तो ऐसा कौन यात्री जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया, वो था डोमिगोस। क्या नाम था? डोमिगोस पायस। तो डोमिगोस पायस विजयनगर कब आया? तो डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। और डोमिगोस कौन था? डोमिगोस एक पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस। कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बनेगा कि डोमिगोस पायस कौन था? तो पुर्तगाली यात्री था। एक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था। और विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिगोस पायस। या फिर ये भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगाली यात्री विजयनगर यात्रा में किसके शासनकाल में आया था? तो पुर्तगाली यात्री तो प्यारे एक ही आया था, और वो था डोमिगोस पायस, और कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। इन क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन वो आपको वही देगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज को चेंज करके तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन देगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाला कोई बच्चा भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, अब तो एग्जाम को तोड़ना है। अब देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने कवि रहते थे? तो याद रख लीजिए, 8 कवि कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। और इन 8 कवि को क्या कहा जाता था? इन 8 कवि को ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। याद रखिए, अष्टदिग्गज। तो इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। और अष्टदिग्गज कौन थे? ये तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय की रचनाओं को आप जरूर याद रखेंगे। इनको तो कभी ना तो भूलना है और ना ही छोड़ना है। एक थी अमुक्त माल्याद और दूसरी थी जाम्बवंती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्याद दोनों की भाषा अलग अलग है, एक तेलुगु और दूसरी संस्कृत। तो तेलुगु भाषा में लिखी देवराय की रचना कौन? अमुक्त माल्याद। और संस्कृत भाषा में लिखी कृष्णदेवराय की रचना कौन? जाम्बवंती कल्याणम। इन दोनों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें और क्वेश्चन की एक झलक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसने कहा? तो ऐसा कौन है जिसने कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कह डाला? वो है बाबर। और बाबर ने किसमें ऐसा कहा? तो बाबर की एक पुस्तक यानी कि बाबर की आत्मकथा, और उसका नाम है बाबरनामा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने कैसा आएगा कि बाबर की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा पुस्तक का नाम है बाबरनामा। और बाबरनामा की भाषा ये तो तुर्की है, इसको हमें याद रखना है। तो कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहने वाला कौन? बाबर। और बाबर की पुस्तक आत्मकथा बाबरनामा, और बाबरनामा की भाषा तुर्की। इन सभी को आपको याद रखना है। अब कृष्णदेवराय की मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधियां, सबसे पहले आंध्र भोज। क्या थी? आंध्र भोज। दूसरी अभिनव भोज। थर्ड आंध्र पितामह। फोर्थ यवन राज
स्थापनाचार्य। ये 4 उपाधि आपको याद रखनी है जो कि कृष्णदेव राय की उपाधि मानी जाती है। तो कृष्णदेव राय की उपाधि आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य, ये 4 आपको इनकी उपाधि को याद रखना है। इसके बाद इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था तेनालीराम रामकृष्ण। ये तो आपको पता था कि 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु साहित्य के कवि रहते थे जिनको कहा जाता था क्या कहा जाता था, बताइएगा, कमेंट करके बताइए क्या कहा जाता था। इनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। और इसी के एक व्यक्ति और थे जो इनके दरबार में कवि कहलाए, वो थे तेनालीराम रामकृष्ण। और तेनालीराम रामकृष्ण की एक पुस्तक जिसका नाम पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि पांडुरंग महात्म्य किसकी पुस्तक? तेनालीराम रामकृष्ण की। और तेनालीराम रामकृष्ण किसके दरबारी कवि? तो दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अब आगे चल कर के कृष्णदेव राय ने क्या किया कि इन्होंने एक नगर की स्थापना की, एक नगर की और स्थापना की। जो नया इन्होंने नगर बनाया उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा नागलपुर। क्या नाम रखा? नागलपुर इन्होंने नाम रखा। और साथ साथ मंदिर भी निर्माण करवाए। देखिए, इन्होंने एक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम नागलपुर, और 2 मंदिर भी निर्माण कराए। एक मंदिर हजारा मंदिर और दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर। तो क्वेश्चन क्या बनता है? नागलपुर नगर की स्थापना कराने वाला कौन? देवराय, यानी कृष्णदेव राय। हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन? कृष्णदेव राय। इनको आप याद रखेंगे। तो कृष्णदेव राय 2 मंदिर का निर्माण कराए, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी, और एक नगर नागलपुर। इनको आप याद रखिएगा। कृष्णदेव राय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। और तुलु वंश पर फिर नेक्स्ट में कौन बैठा? ये बैठा था सदाशिव। कौन था? सदाशिव। और सदाशिव जो है एक ऐसा राजा जो कि तुलु वंश का अंतिम शासक भी कहलाया। तो तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। और एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक युद्ध हुआ था जिसको तालीकोटा, राक्षसी तांगड़ी या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। तो आप तीनों में से कुछ भी कहिएगा, या तो आप तालीकोटा या फिर राक्षसी तांगड़ी और या कहिएगा बन्नी हट्टी। तीनों के नाम एक ही हैं। तो ये युद्ध जो हुआ था कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में विजयनगर का पतन भी माना जाता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ था विजयनगर और दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों का एक ग्रुप था जिसके बीच ये युद्ध हुआ। यानी कि एक तरफ अकेला विजयनगर और दूसरी तरफ विजयनगर के विरुद्ध में दक्षिण राज्यों के एक ग्रुप को माना जाता है। और उस दक्षिण राज्य के संघ में शामिल, उस दक्षिण राज्य के ग्रुप में शामिल विजयनगर के विरुद्ध में कौन कौन थे? एक था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये 4 राज्य विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। और यही युद्ध विजयनगर का पतन का युद्ध कहलाया। और यही युद्ध कहलाया तालीकोटा युद्ध, या बोल सकते हैं राक्षसी तांगड़ी युद्ध, या फिर इसको बोला जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध। कौन सा? जो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राज्यों के संघ के बीच ये युद्ध छिड़ा था। और इस युद्ध में जो है क्या होता है, नेतृत्व करते हैं जो कि
चार ये राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन सब की तरफ से नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। आदिल शाह। और विजयनगर की तरफ से नेतृत्व किसने किया? विजयनगर का नेतृत्व करने वाला था राम राय, जब ये दोनों तरफ से युद्ध छिड़ा। इसके बाद विजयनगर की मुद्रा को आप याद रखेंगे, विजयनगर की मुद्रा थी पैगोड़ा। क्या था? पैगोड़ा। यानी कि विजयनगर में जो मुद्राएं चलती थी उसका नाम था पैगोड़ा, उस मुद्रा को पैगोड़ा कहा जाता था। और आगे हम पढ़ेंगे जो बहमनी वंश, तो बहमनी वंश की मुद्रा को आप याद रखिए, जो थी हूण। क्या कहा जाता था? हूण कहा जाता था। तो विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा और बहमनी वंश की मुद्रा हूण। इसके बाद जो तालीकोटा युद्ध हुआ था, उसके तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने शासन करना प्रारंभ किया और अब प्रारंभ करने के बाद अपनी राजधानी पेनुकोंडा बना ली। क्या बनाई? पेनुकोंडा। और इसी के बाद जब सदाशिव का शासन खत्म हुआ तो सदाशिव को पद से हटाया किसने? सदाशिव को पद से हटाया था तिरुमल ने। और तिरुमल ने सदाशिव को पद से हटा करके अपने आप वहाँ पर एक वंश की स्थापना कर दी और वो वंश कहलाया अराविडु वंश। क्या कहलाया था? अराविडु वंश कहलाया। और अराविडु वंश कब से कब तक माना जाता है? 1570 से 1572 ईस्वी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो वंश था तुलुव वंश, तो तुलुव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुलुव वंश के अंतिम शासक बने सदाशिव। और सदाशिव को पद से हटाया किसने? सदाशिव को पद से हटाया तिरुमल ने। और कब? 1570 में। और तभी तिरुमल ने एक वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में कर दी, जिसका नाम था अराविडु वंश। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। तिरुमल ने सदाशिव की हत्या नहीं की थी, उसको पद से हटा दिया था और खुद उस पद पर बैठ गया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है, यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं आता। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय। और इसके बाद हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है बहमनी वंश। और बहमनी वंश से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट वीडियो का फीडबैक देता है, तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट आप वीडियो के बारे में कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करने में कोई कमी ना रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आने वाले सभी वीडियो का लिंक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।